नमस्कार, मैं बबीता प्रजापति डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की प्रशिक्षु हूँ। आज का हमारा टॉपिक है एनईपी 2020। तो आइए हम समझते हैं एनईपी क्या होती है। एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जिस कहते हैं। नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करके उच्च बदलाव किया गया है और इस बदलाव को मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है 29 जुलाई 2020 को। इससे यह शिक्षा नीति जो है 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। यह लगभग 34 वर्ष बाद बनाया गया है। इसमें जो शिक्षा नीति बनाई गई थी इससे पहले 1968 में बनाई गई थी, जो कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में की गई थी, और दूसरी बार जो हुई थी 1986 में की गई थी, जो कि राजीव गांधी के नेतृत्व में किया गया था। और 1992 में संशोधन किया गया था, जो कि बहुत छोटा सा संशोधन था, इसीलिए उसको अलग से किसी शिक्षा नीति में नहीं जोड़ा गया है। तो उसके लिए कोई अलग से शिक्षा नीति नहीं बनाई गई है। इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। इस नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सी कमेटी बनाई गई थी, जिसमें मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल और राज्य विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और देश के कोने कोने से आए लोगों के विचार विमर्श करने के पश्चात ही इस नई शिक्षा नीति को बनाया गया है। और इस नई शिक्षा नीति के बनने से जो भविष्य के शिक्षा युवा होंगे उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। पहले जो पैटर्न थी तो 10+2 के पैटर्न पर चलती थी ये। पहले जो शिक्षा नीति थी 10+2 के पैटर्न पर चलती थी, पर उसे बदलकर 5+3+4 में कर दिया गया है। जो पहले की शिक्षा नीति थी वो जो बच्चा जब 6 साल का होता था तो वो एडमिशन लेता था, स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन इसमें एज के साथ साथ क्लासेस भी अलग अलग कर दिए गए हैं। इसमें जो 5+3+3+4 का है, तो आइए हम समझते हैं कि 3+4 के पैटर्न क्या है। जो ये 5 वाली है इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, यानी मूलभूत चरण कहा गया है। इसमें जो बच्चे होंगे 3 से 8 वर्ष के बच्चे इसमें शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण करेंगे, और इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। इस बच्चे जो होंगे 3 साल से लेकर के 3 साल से लेकर 8 साल के जो बच्चे होंगे उनको प्लेवे के माध्यम से उनको मतलब खेल के दौरान उनको शिक्षा दीक्षा से अवगत कराया जाएगा। अब हम देखते हैं फाउंडेशनल स्टेज में जो क्लासेस होंगी वो कौन कौन सी क्लासेस आएंगी। तो इसमें पहला जो है वो नर्सरी, LKG, UKG और 1 और 2 के क्लासेस बच्चे आएंगे। और इसमें खास मुख्य जो उद्देश्य यही है फाउंडेशनल स्टेज को बनाने का, कि जो बच्चे होंगे, छोटे छोटे जो बच्चे होंगे, पहले था कि स्कूल से दूर भागते थे, पढ़ाई से दूर भागते थे, उनको पढ़ने में मन नहीं लगता था, उनको खेल कूद में ही मन लगता था। तो जो बच्चे होंगे वो पढ़ाई से दूर न भागकर, स्कूल से दूर न भाग करके वो पढ़ाई से अटैचमेंट यानी उससे जुड़ाव करें। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि स्कूल से वो अटैचमेंट हो, लगाव रखें। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई जाएगी, उसी तरह का माहौल बनाया जाएगा ताकि जो बच्चे होंगे उसी तरीक़ा का माहौल बनाया जाएगा कि बच्चे जो हैं उससे अटैचमेंट हो। क्या हुआ? और इसमें जो शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, उन्हें एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। जैसे वो अपने बच्चों को अपनी देखभाल करते हैं, वैसे ही उन सारे बच्चों को फाउंडेशन स्टेज में पढ़ने वाले जो बच्चे होंगे उन्हीं के तरह से उनका भी देखभाल और केयर करें। इसमें जो लैंग्वेज होगी यानी 1 और 2 की क्लासेस के जो बच्चे होंगे उनको बेसिक चीज़ें सिखाई जाएंगी। बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा, जो मतलब वो जो लैंग्वेज होंगी
और इसमें जो लैंग्वेज होंगी वो मातृभाषा में होंगी, यानी जो बच्चा होगा वो लैंग्वेज जो उसकी मातृभाषा होगी उसी मातृभाषा में ही वो अपनी शिक्षा दीक्षा से अवगत होगा। अब हम बात करते हैं स्त्री वाले की। इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहेंगे। इसमें जो बच्चे होंगे वो 3 से 5 ईयर्स के बच्चे आएंगे। सॉरी 8 से 11 वर्ष के बच्चे जो होंगे इसमें शिक्षा दीक्षा अपनी ग्रहण करेंगे। और जो इसमें क्लासेस होंगी 3 से लेकर 5 तक की क्लासेस होंगी। प्रिपरेटरी स्टेज के जो क्लासेस के बच्चे हैं वो 3, 4 और 5 क्लास के बच्चे इसमें आएंगे। और इसमें जो बच्चे अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे वो मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में होंगी। मतलब बच्चे अगर मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में भी पढ़ सकते हैं। और इसमें इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, चूँकि मतलब पढ़ाई से वो अटैचमेंट हैं तो वो उनका एग्ज़ाम भी होगा इसमें। और 3 और 5 के पढ़ाई के दौरान जो होगा इनको अपने भविष्य के लिए 3 और 5 के पढ़ाई के दौरान ही उनको भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि वो अपने भविष्य में एक स्किल डेवलप कर सकें। अब हम बात करेंगे स्त्री वाले की। स्त्री वाले को मिडिल स्टेज कहा गया है, यानी मध्य चरण कहा गया। इसमें जो बच्चे आएंगे वो 6 से 8 क्लास के बच्चे आएंगे। और जो इनकी एज होगी इस क्लास में जो बच्चे पढ़ेंगे उनकी एज होगी 11 से 14 वर्ष, जो कि यहाँ पे है। इसमें जो उनकी पढ़ाई होगी, शिक्षा दीक्षा होगी, वह इंडियन लैंग्वेज में होगी। इसमें कंप्यूटर कोडिंग की भी नॉलेज दी जाएगी। मतलब बच्चा जब 6 क्लास में होगा तो उससे कंप्यूटर कोडिंग यानी कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें उनको नॉलेज में दी जाएगी। और इसमें जो लैंग्वेज होगी इंडियन लैंग्वेज होगी। और टेक्निकल कोर्स भी इसमें, मतलब वोकेशनल कोर्स जो है उसको टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत रखा गया। मतलब जो बच्चा, अगर कोई बच्चा है तो वो फैशन कोर्स करना चाहता है, ब्यूटी पार्लर करना चाहता है, कारपेंटिंग का काम करना चाहता है, यानी रुचि के अनुसार वोकेशनल कोर्स को उनको डेवलप करवाया जाएगा, उनको मतलब इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस 4 वाले की। उसे सेकेंडरी स्टेज कहा गया है 4 वाले। जो 4 वाली है 5+3+4 जो है, तो उस 4 वाले को सेकेंडरी स्टेज यानी माध्यमिक चरण कहा गया है। पहले जो 9 इसमें 9 और 12 से क्लासेस के बच्चे आएंगे। कक्षा 9 और 12 क्लास के बच्चे आएंगे। इसमें जो बच्चे होंगे अपनी शिक्षा दीक्षा जो ग्रहण करेंगे वो 14 से 18 वर्ष के बच्चे होंगे इसमें। और इसमें बच्चे को जिस भाषा में रुचि होगी, मतलब वो फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, अगर नहीं है तो वो अपना इंडियन लैंग्वेज या नेशनल लैंग्वेज में भी पढ़ सकता है। इसमें जो है स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। मतलब पहले जो एक स्ट्रीम बनी होती थी कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना होता था, मतलब कॉमर्स जो होते हैं वो कॉमर्स ही पढ़ सकते हैं और कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट ही पढ़ सकते हैं। और जो आर्ट के होंगे वो आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। और जो साइंस के जो बच्चे होंगे वो साइंस से रिलेटेड ही सब्जेक्ट ले सकते थे पहले, लेकिन अब इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है, मल्टी सब्जेक्टेड कर दिया गया है कि आप मतलब आप है तो कॉमर्स से भी ले सकते हैं, आर्ट से भी ले सकते हैं। अगर आपकी रुचि है तो
साइंस से भी ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिया गया है, इसको स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। इसमें मल्टी सब्जेक्टेड जो है ये, इसमें बोर्ड की परीक्षाएं, पहले जो थी बोर्ड की परीक्षाएं 10th क्लास में करवाई जाती थी, बट उसे ख़त्म करके अब 12th क्लास में करवा दी गई है। सिर्फ 12th क्लास में जो हैं वो बच्चे बोर्ड की परीक्षाएं देंगे, और इसमें जब बच्चे नर्सरी से लेकर 12 क्लास के बच्चे जब कक्षा में अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट कर लेंगे तो उनके पास एक स्किल होगा, एक कौशल होगी, जिससे उनको अपने भविष्य के लिए सोचना नहीं पड़ेगा एक टाइम पे बैठ कर के कि हम बैठ कर के या सोचे कि डिसीजन लें कि हमें आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। उस टाइम पे उन्हें बस यही रहेगा कि वो किसी भी मतलब उन्हें एक स्किल दिया जाएगा कि वो उसी स्ट्रीम पर ही, उसी स्किल पर ही अपना काम कर सकते हैं आगे। तो अब आइए हम देखते हैं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी और बीकॉम जिसके नाम से हम लोग जानते थे, पर इसे बीकॉम, बीएससी और बीकॉम जो कहने वाले थे इसको गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया है। सिर्फ आप ग्रेजुएशन होंगे, यानी जो पहले ग्रेजुएशन थी आपकी वो कितने साल की थी, 3 इयर्स की थी, लेकिन अब इसको 4 इयर्स का कर दिया गया है। और इसमें 4 इयर्स का है जो हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्टिफिकेट, रिसर्च। पहले जो आप ग्रेजुएशन करते थे, अगर बाई चांस आपने एक क्लासेस 3 इयर्स की होती थी, पर अगर आप गलती से बाई चांस कोई परिस्थिति आने की वजह से 1-2 साल करके छोड़ देते थे तो उस डिग्री की कोई मान्यता नहीं होती थी, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती थी वहाँ पे। लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बदल करके, चेंज कर करके इसमें एक री एग्जिट और री एंट्री शामिल कर दी गई है। री एंट्री और री एग्जिट हम थोड़ा अभी इसके बाद से समझेंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसमें क्या होगा। पहले जो थी वो सर्टिफिकेट, यानी कि जो आप पहले साल अगर कंप्लीट कर लेते हैं ग्रेजुएशन तो आपको सर्टिफिकेट करके रिज़ल्ट आएगा, और दूसरी साल अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डिप्लोमा की मिलेगी। अगर तीसरी साल की कर लेते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा, और 4 साल की अगर पूरी कंप्लीट कर लेते हैं आपको रिसर्च की मिलेगी रिज़ल्ट। यानी आपकी जो इसमें जो नई शिक्षा नीति के तहत जो ग्रेजुएशन होगी 4 साल की, वो प्रत्येक साल की डिग्री यानी आपकी मान्य होगी। पहले थी कि नहीं मान्य होती थी, लेकिन इसमें अब जो है ये मान्य होगी आपकी। अब हम आते हैं री एंट्री और री एग्जिट किसे कहते हैं। री एंट्री का मतलब है आप पढ़ाई छोड़ चुके हैं, ख़त्म कर दिए हैं, मतलब किसी परिस्थिति के कारण, लेकिन उस परिस्थिति के कारण आप ख़त्म कर चुके हैं, वहाँ तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप इसमें इस तरह के शामिल किए गए हैं कि आप जिस तरह लेवल से आप पढ़ाई ख़त्म करके गए हैं, यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, अगर 1 साल 2 साल अभी आपने किया होगा तो 2 साल के बाद आप तीसरे साल की पढ़ाई नहीं कर पाए किसी परिस्थिति के अनुसार, तो उसके बाद से लेकिन जो है इस शिक्षा नीति के तहत आप वहीं से स्टार्ट कर देंगे अपनी, यानी तीसरी साल की से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर देंगे ग्रेजुएशन की। अगर 3 साल की किए हैं तो 4 साल की भी कर सकते हैं, और इसमें जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए 3 इयर्स की ग्रेजुएशन आपकी होनी अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की। हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA, MSc और MCOM। जो इस ग्रेजुएशन में थी उसको इससे भी यहाँ से हटा गया है, बस इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहलाएंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी उसमें 2 साल को कर दिया गया है, यानी
अगर आप ग्रेजुएशन 3 साल की करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 2 साल की करनी होगी। अगर आप ग्रेजुएशन 4 साल की किए होंगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन जो होगी 1 साल की करनी होगी। अब हम बात करते हैं रिज़ल्ट कि हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा इन सभी चीज़ों से। तो जो आपके मार्क्स आएंगे यानी जो आपके रिज़ल्ट बने होंगे सिर्फ उसी पे आप डिपेंड नहीं रहेंगे। आप इतना मार्क्स आ गए हैं तो उसी से रिज़ल्ट उससे कोई मायने नहीं रहेगा जब तक आप इसके तहत आप इतना काम नहीं, यानी ये सेल्फ का मतलब होता है स्वयं। मतलब अगर कोई काम दिया जाता है तो आप कितने ईमानदारी से, कितने ढंग से और कितने टाइम पे कर लेते हैं, इस चीज़ का मार्क्स आप स्वयं करेंगे। और इसमें आते हैं फ्रेंड मार्क्स, यानी फ्रेंड का मार्क्स यानी आपके फ्रेंड दोस्त जो होंगे उनके मार्क्स। इसमें जो आपके मार्क्स होंगे वो आपके फ्रेंड भी आपको मार्क्स देंगे, उस रिज़ल्ट में आएंगे। और इसमें जो टीचर पे भी निर्भर करता है कि आपका मार्क्स जो होगा वो कितना होगा, यानी टीचर भी आपको मार्क्स देंगे उस रिज़ल्ट में, तब इस तरीके का पूरा रिज़ल्ट बन के आएगा। और इस शिक्षा दीक्षा जो है कंप्लीट जब तक होगी, मतलब इसी के दौरान जो रटन विद्या पहले थी कि मतलब यही रटना है कि यहाँ गए वहाँ गए, किताबी नॉलेज रटन मतलब रटते जाओ, उस पर रटने वाला काम ख़त्म कर दिया गया है। और जो है क्रिटिकल थिंकिंग यानी सोचने की क्षमता पर जोर दिया गया है कि इससे पहले क्या होगा, अगर ऐसा हुआ है तो क्यों हुआ है, किस लिए किया गया है, इस चीज़ पे जोर दिया गया है। अब हम आते हैं मुख्य बिंदु, कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं। इस नई शिक्षा नीति को बनाने के लिए कुछ पॉइंट होंगे, कुछ मुख्य बिंदु बनाई गई हैं, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो हमारी जीडीपी यानी शिक्षा बजट जो आती थी पहले वो 3% आती थी, लेकिन उसे हटा करके 6% कर दिया गया है। और इसमें जो प्राइवेट स्कूल के इसमें प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे थे वो कभी कभी ऐसा होता था कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे बहुत स्कूल वाले जो होते थे, टीचर होते थे, वो बहुत ज़्यादा फीस ले लेते थे, बहुत ज़्यादा उनका फ़ीस हो जाता था प्राइवेट स्कूल में। तो जो मतलब ऐसे बच्चे भी होते थे उनको मन करता था कि हम इसमें पढ़ेंगे, पर पैसे के होने की वजह से वो नहीं पढ़ पाते थे। तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी लिमिट लगाएगी कि आपको एक स्तर बना के देगी प्राइवेट स्कूलों के लिए, ताकि आप उसी के अंदर की फिक्स होगी उनकी गवर्नमेंट बना के देगी, यानी जो लिमिट होगी उसी स्तर तक के, उसके अंदर के स्तर तक आप सिर्फ पैसे उनसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो बच्चे होंगे जिनकी रुचि होगी और जो गरीब घर के बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में और अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। और इस शिक्षा नीति में जो है 50 टॉप यूनिवर्सिटी खोली जाएंगी दुनिया की, और टीचर को 4 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी इस शिक्षा नीति को फॉलो करने के लिए, यानी जॉब के लिए। नई शिक्षा नीति को चलाने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाई जाएगी, यानी अलग अलग डिपार्टमेंट बनेगी, जिसमें एक डिपार्टमेंट होगा जो सिर्फ और सिर्फ परीक्षा से रिलेटेड कोई व्यवस्था देखेगी, और दूसरी जो डिपार्टमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेंजेस करना है, बच्चे में चेंजेस करना है या इस रेगुलेशन में कुछ चेंजेस करना है, उस डिपार्टमेंट को देखेगी। और एक जो है ये देखेगी कि सैलरी कितना देना है किस अध्यापक को, या फिर किसी बच्चे को स्कॉलरशिप कैसे कितना प्रोवाइड कराना है, इस चीज़ पे ध्यान देना। तो अब हम आगे देखते हैं इससे लाभ क्या होगा। इस शिक्षा नीति में इस शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक में बढ़ावा दिया जाएगा। और इस शिक्षा नीति के तहत एक स्वास्थ्य कार्ड भी बनवाया जाएगा, यानी बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। और इस शिक्षा नीति के तहत यही लाभ होगा कि जो टीचर होंगे अगर वो अच्छे से काम कर रहे होंगे तो उनके पद में उन्नति होगी, यानी एक स्तर से दूसरे स्तर तक वो जाएंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा नीति होती है एनईपी की जो मुख्य उद्देश्य है बनाने की, वो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो शिक्षा है हमारे देश की भारत देश की जो शिक्षा है उसको उच्च स्तर पर लेके जाने, महाशक्तिशाली बनाना है।
तो इसी के साथ हमारा NEP ख़त्म होता है यहीं पे टॉपिक। तो थैंक यू सो मच।